हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान पंजाब की संसद में गूंजे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर नारे। बताएंगे, कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारेगा, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब की संसद के इस नारे को देखकर अब ऐसा नहीं लगता। बताएंगे क्या नारा लगाया गया है। साथ ही साथ लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद भारत आ रहा चीनी जहाज। जी हाँ, हूती विद्रोहियों ने चीनी ही जहाज को बना दिया निशाना। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों। साथ ही साथ रशिया हमले में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का है हाथ। बताएंगे किसने ये बात कही है और क्यों ये शक गहराया है कि उस हमले में पाकिस्तानी कट्टरपंथी का हाथ हो सकता है। साथ ही साथ तालिबान ने ये क्या कर दिया, भारत के बनाए घेरे में बुरा फंसा पाकिस्तान। सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान पंजाब की संसद में गूंजे पीएम मोदी को लेकर नारे। जी हां, पाकिस्तान में नई शहबाज शरीफ सरकार के आने के बाद भारत के साथ उसके रिश्तों में बदलाव की आशा दिखाई दे रही थी, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब असेंबली में भारत विरोधी नारे लगने के बाद इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। लगता है इस नारेबाजी को लेकर वहां के यानी पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी नाम के यूट्यूब अकाउंट से साझा किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पंजाब की असेंबली में मोदी का जो यार है वो गद्दार जैसे नारे लगाए गए। दोस्तों, इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है पीएम मोदी के यार जैसे सेंटेंस में। ऐसे में इस नारे के बाद दोस्तों ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान के रिश्ते भारत के साथ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाले। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार पूरे तरीके से बंद है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या कोई उच्च अधिकारी पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूट्यूबर शोएब चौधरी ने कहा कि हमारे यहाँ उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का नाम तक भारत में नहीं लिया जा रहा है और हम भारत की बुराई करके उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जिसके बाद लोगों ने यानी पाकिस्तानियों ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले साल मोदी के जो भी स्टेटमेंट आए हैं उसमें एक बार भी उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में कुछ बात की। शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे का जिक्र करते हुए भी कहा कि वहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान का सम्मान दिया गया, जबकि हमारे यहाँ पंजाब के असेंबली में उनके खिलाफ मोदी का जो यार है वो गद्दार है जैसे नारे लगे हैं। ये दिखाता है कि तुम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये दिखाता है कि पाकिस्तान आज भी वही बात बोल रहा है जो पहले बोला करता था, यानी पाकिस्तान में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन भारत आज इतना आगे निकल चुका है कि उसको पाकिस्तान शब्द तक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और हम भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की भी बात कहते हैं और तुरंत ऐसा काम कर देते हैं कि पाकिस्तान की तरफ भारत आंख भी उठाकर ना देखे। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब के संसद में मोदी जी को लेकर जो ये विरोध में भाषा बोली गई है, इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे उस सेंटेंस का। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां सबसे बड़ी खबर, लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद भारत आ रहा चीनी जहाज हूती विद्रोहियों ने बनाया उसको निशाना। जी हां, अमेरिका की सेना ने कहा है कि एक चीनी टैंकर जहाज पर हूती विद्रोहियों ने यमन के पास बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद अब वो चीनी जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले काफी तेज कर दिए हैं और पनामा के झंडे लगे चीनी स्वामित्व वाले हुआंग पू जहाज पर भी हमला किया है, जिसने हमले के बाद संकट कॉल जारी किया था, लेकिन जहाज की तरफ से मदद नहीं मांगी गई। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और जहाज ने अपना सफर शुरू कर दिया। तो वहीं मेरिन ट्रैफिक ब्रेकिंग वेबसाइट ने बाद में जहाज को लाल सागर से अदन की खाड़ी में अपने अगले बंदरगाह के लिए रवाना होने की बात कही है, जो समुद्री सुरक्षा एजेंसी एमरे के अनुसार भारत में न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, वहां ये पहुंच रहा है यानी चीनी जहाज। साथ ही साथ बता दें, रशिया हमले में पाकिस्तानी कट्टरपंथी का हाथ, क्या ऐसा है? वाकई है, एक्सपर्ट दे रहे हैं वार्निंग। क्यों गहराया शक, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही कहा कि भारत संकट और दुख की इस घड़ी में रशिया के लोगों के साथ खड़ा है। इस हमले में 133 लोगों तो कहीं 143 लोगों की मौत की खबर है। रशिया की टॉप एजेंसी के मुताबिक अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई भारतीय एक्सपर्ट ने इस बीच सुझाव दिया है कि रशिया को पाकिस्तान के एंगल की भी जांच करनी चाहिए। पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी आतंकियों को उकसाने में शामिल हो सकते हैं। हमलावरों ने गोलीबारी के बाद हॉल को आग के हवाले कर दिया। हमले के दौरान आतंकियों ने वीडियो भी बनाया। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने ली है। मॉस्को के आसपास के सुरक्षा क्षेत्रों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम रशिया में जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। सूत्रों का कहना है कि रशिया को आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को प्रभावित करने में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की भूमिका पर जांच करनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में रशिया
रशिया में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये या तो छात्र के रूप में रशिया में पढ़ रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि रशिया में पाकिस्तानी नागरिकों के बीच कट्टरपंथियों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता और रूसी अधिकारियों को पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के नियम कड़े कर देने चाहिए। उनके सामाजिक शैक्षणिक बैकग्राउंड की भी जांच करनी चाहिए। रशिया में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश को कंट्रोल करना कट्टरपंथी विचारधारा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बहरहाल ये तो कहना है दोस्तों विशेषज्ञों का, सूत्रों का, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे इस मुद्दे पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि रशिया में आतंकी हमला करने वालों की पहचान हो चुकी है। इन्होंने अल्लाहू अकबर नारे के साथ आतंकियों ने मॉस्को में मचाई थी मार काट। जी हाँ, रशिया की राजधानी मॉस्को में एक कॉन्सर्ट के दौरान मार काट करने वाले आतंकवादियों की पहचान हो गई है और एक वीडियो में दावा किया गया है कि ये आतंकवादी अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए फायरिंग कर रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डच नेता गिर्ट विल्डर्स ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मॉस्को में गोलीबारी करने वाला आतंकवादी लगातार अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा मॉस्को में हुए आतंकी हमले का दोष यूक्रेन पर डालना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को एक वीडियो जारी करके कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए नरसंहार के लिए दोष हटाने के तरीके तलाश रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यह साफ तौर पर समझ आ रहा है कि पुतिन कॉन्सर्ट नरसंहार का दोष यूक्रेन पर मढ़ना चाहते हैं। अगली खबर की बात करें, जहां होली के रंगों में पाकिस्तान भी डूबा। पूर्व विदेश मंत्री भुट्टो ने हिंदू समुदाय को दी होली की बधाई। जी हां, पाकिस्तान में भी होली का जश्न जोर शोर से शुरू हो चुका है। लोग होली की मस्ती में डूब गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने रविवार को हिंदू समुदाय को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि होली वो त्योहार है जो मानवता की याद दिलाता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों से परे है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष ने समावेशिता को बढ़ावा देने और देश के भीतर विविध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए सम्मान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि होली साझा मानवता की याद दिलाता है जो धार्मिक या सांस्कृतिक मतभेदों से परे है। नेक्स्ट खबर बता दें, इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने भी सैनिकों के साथ मनाई होली। कहा भारत की वीरता और बहादुरी की राजधानी है लद्दाख। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लेह में सैनिकों के साथ रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी और फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने सैनिकों को संबोधित करते हुए दुर्गम इलाकों और प्रतिकूल मौसम में मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उनकी वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों की सकारात्मकता, प्रतिबद्धता शून्य से भी कम तापमान से भी ज्यादा मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, मुंबई वित्तीय राजधानी है, ठीक वैसे ही लद्दाख भारत की वीरता और बहादुरी की राजधानी है। उन्होंने कहा पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि हमारे बहादुर सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं क्योंकि हमारे सतर्क सैनिक सीमाओं पर तैयार खड़े हैं। प्रत्येक नागरिक को सशस्त्र बलों पर गर्व है क्योंकि वे अपने परिवारों से बहुत दूर रहते हैं ताकि हम होली और अन्य त्योहार अपने परिवारों के साथ शांति पूर्वक मना सकें। राष्ट्र सदैव हमारे सैनिकों का ऋणी रहेगा और उनका साहस और बलिदान आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जी हाँ, ऐसे में आप लोग भी भारतीय सेनाओं को हैप्पी होली जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी ये प्रतीत हो कि भारत की जनता उनके कार्यों की सराहना कर रही है और वो जो कर रहे हैं वो वाकई में देश के लिए किसी बलिदान से कम नहीं। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां नौसेना प्रमुख ने कहा हिंद महासागर का नाम हमारे नाम पर रखा गया है, इसे सुरक्षित बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से उत्पन्न खतरे से क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए भारतीय नौसेना की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि भारतीय नौसेना अपने काम के बारे में बहुत क्लियर है, स्पष्ट है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करेगी। यह हिंद महासागर है जिसका नाम हमारे नाम पर रखा गया है और अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये बयान अदन की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर में ड्रोन रोधी, मिसाइल रोधी और समुद्री डकैती रोधी हमलों के लिए भारतीय नौसेना के अभियानों के 100 दिन पूरे होने पर आया है। नौसेना प्रमुख ने अरब सागर में एक बड़े जोखिम वाले ऑपरेशन में बचाए गए MV रुवेन जैसे व्यापारिक जहाजों को मदद वेसल्स के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर भी बात की और कहा कि भारतीय नौसेना अब दक्षिणी समूह पर कड़ी नजर रख रही है, जो हो सकता है 35-60 समुद्री डाकू और अफन MV अब्दुल्ला जहाज को मदर शिप के रूप में इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर क्यों रखा गया है। देखते हैं कौन बिल्कुल सही और सटीक जवाब देता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आखिर तालिबान ने ये क्या कर दिया, भारत के बनाए घेर में बुरा फंसा पाकिस्तान, सब छोड़ रहे 7 एक्सपर्ट भी हुए हैरान। बता दें मोदी सरकार के नेतृत्व में पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व को लेकर भारत की विदेश नीति ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च महीने की शुरुआत में भारत और तालिबान के बीच काबुल में एक मुलाकात हुई थी जिसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल काबुल में तालिबान के
विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ मिला। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद यह जानकारी आई थी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ईरान के चाबहार पोर्ट में $3.5 करोड़ का निवेश करेगी। अब इसी सप्ताह तालिबान के उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि अफगानिस्तान का अधिकांश व्यापार अब चाबहार पोर्ट के जरिए हो रहा है। यही नहीं, काबुल का कहना है कि वो पाकिस्तान के रास्ते व्यापार को कम करना चाहता है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान का मिर्ची लगनी तय है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट तो इसे भारत की बड़ी जीत भी बता रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिका के सेकंड हैंड F-16 ने चीनी JF-17 का किया शिकार। 5th जनरेशन जेट के नाम पर मचा रहा था भौकाल। बता दें, अर्जेंटीना ने चीन को बहुत बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी मूल का सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया। और रिपोर्ट है कि उसने चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की खरीद को खारिज कर दिया है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 डील का फेल होना अफ्रीकी देशों में मिला चीन को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अफ्रीकी देशों में डिफेंस कारोबार फैलाने के लिए अमेरिका के साथ साथ चीन और भारत जैसे देश भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अर्जेंटीना ने डेनमार्क से अमेरिकी सेकंड हैंड F-16 फाइटर खरीदने का फैसला किया है। नेक्स्ट खबर बता दें, पीओके में लोगों को बुनियादी हक भी नहीं, ग्रीक नेता ने कश्मीर में पाकिस्तान के अत्याचारों की खोल डाली पोल। जी हां, पाकिस्तान आए दिन कश्मीर का राग अलापता रहता है और पूरी दुनिया में दुष्प्रचार करता है कि भारत जम्मू कश्मीर में लोगों का उत्पीड़न करता है, लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान की सच्चाई को जान गई है और वैश्विक फोरम पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठने लगी है। अब ग्रीस के एक वरिष्ठ नेता ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे अत्याचारों पर पाकिस्तान को जमकर सुनाया है। ग्रीक नेता ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान के अत्याचार की पोल खोल कर रख दी है। ग्रीक नेता कॉन्स्टेंटिनोज बोगदानोज ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को मूलभूत आजादी के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कॉन्स्टेंटिनोज संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में तुर्की के कब्जे वाले साइप्रस को लेकर एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, जिसे पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा कहकर खारिज किया था। इसको लेकर ग्रीक नेता ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए पाकिस्तान को खुद में झांकने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र के लोगों के प्रति पाकिस्तान की नीतियां उत्पीड़न की गवाही की रिपोर्ट है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक विमर्श पर लगातार हो रहे अत्याचार ने मुझे यूरोपीय और यूनानी होने के नाते गहराई से प्रभावित किया है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत के साथ व्यापार शुरू करने को यूं ही नहीं राजी हो रहा पाकिस्तान, घुटनों पर आया जिन्ना का देश। जी हां, भारत संग कारोबार शुरू करने पर गंभीर है शहबाज सरकार। व्यापारियों का दबाव है या फिर आई उनकी अक्ल ठिकाने? बता दें, आर्थिक उथल पुथल के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि अगस्त 2019 में कारोबारी संबंध को निलंबित करने के बाद उनका देश भारत से कारोबार फिर से शुरू करने को लेकर गंभीरता से विचार करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत से कारोबार फिर से बहाल करने को लेकर नए बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान कारोबारियों के प्रेशर में आकर भारत से फिर से कारोबार शुरू करने की बात कह रहा है या फिर जिन्ना के वंशजों की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तानी कारोबारी चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू हो। पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी जनता के मन में भारत को लेकर इस स्तर तक नफरत भर रखी है कि उनके लिए चाहकर भी भारत से व्यापार करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई सरकार भारत से कारोबार शुरू करना चाहती है तो उससे अपना वोट बैंक खोने का डर सताने लगता है। बहरहाल आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? क्या वाकई में शहबाज सरकार की अकल ठिकाने आई है या व्यापारियों का दबाव शहबाज को प्रेशराइज्ड कर रहा है कि वो भारत के साथ संबंध सुधारे? जो भी आपको लगता है अपना सुझाव राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां असम के मुख्यमंत्री ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों को छोड़नी होंगी ये कुरीतियां? दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रवासी बांग्लादेशी मूल के बंगाली भाषी मुसलमानों को राज्य का मूल निवासी बनने के लिए कुछ शर्तें रख डाली। प्रवासी बांग्लादेश मूल के बंगाली भाषी मुसलमान को मियां के नाम से जाना जाता है। सीएम ने यानी हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनके लिए विशिष्ट शर्तों की रूपरेखा तैयार की है। शनिवार को शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि मूल निवासी माने जाने के लिए व्यक्तियों को असमिया समाज के कुछ सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं का पालन करना होगा। सीएम ने मूल निवासी बनने के लिए शर्तें रखी, जिनमें परिवार में 2 ही बच्चे हों, बहु विवाह से बचना और नाबालिग बेटियों की शादी को रोकना शामिल है। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया बीजेपी में हुए शामिल। इन्होंने देश में राफेल जेट लाने में निभाई थी प्रमुख भूमिका। आपको बता दें, पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अक्टूबर 2019 में उन्होंने वायुसेना की कमान संभाली थी। उससे पहले वो उप वायुसेना प्रमुख थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। भदौरिया के साथ पूर्व सांसद तिरुपति श्री वारा प्रसाद राव ने भी भाजपा की सदस्यता ली। जानकारों का कहना है कि भाजपा प्रत्याशियों की अगली सूची में भदौरिया का नाम शामिल कर सकती है। कयास है कि उन्हें गाजियाबाद की सीट से पूर्व सेनाध्यक्ष VK सिंह की जगह से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जी हाँ, RK सिंह भदौरिया उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। उनके पिता सूरजपाल सिंह एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर थे। उनकी
की बेटी सोनाली भी पायलट है। देश में राफेल लाने में उनकी भूमिका बताई जाती है। बता दें कि RKS भदौरिया के बाद एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख बने थे। सितंबर 2019 से सितंबर 2021 तक वो वायुसेना प्रमुख के पद पर रहे। RK भदौरिया उस टीम का हिस्सा थे जो कि राफेल जेट के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में RKS भदौरिया का बीजेपी में शामिल होने के लिए अगर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां सीएम केजरीवाल के लिए एकजुट हुआ इंडिया ग्रुप। इंडिया ब्लॉक गिरफ्तारी को लेकर 31 मार्च को मेगा रैली का होगा आयोजन। जी हाँ, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट होने की कोशिश में है। इसी क्रम में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने शनिवार यानी 24 मार्च को घोषणा किया कि विपक्षी इंडिया गुट 31 मार्च को एक मेगा रैली आयोजित करेगा और यह घोषणा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी सरकार के टकराव के बीच की गई है। जी हाँ, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।